चले कल है ना लास्ट में हम लोगों ने जेड इफेक्टिव का कौन सा केस हो गया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया था, ठीक है। चलिए लास्ट में हम लोगों ने देखा था, मैंने कल आपको बोला था कि बेटा 6 तरह के क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होंगे। वो 6 तरह के क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एक टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एक डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। इसके अलावा 2 लगातार आने वाले पीरियड और 2 लगातार आने वाले ग्रुप, जिसको 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप का केस बोला जाएगा। और जॉन इब्राहिम है ना। और एक केस कौन सा आता है? रैंडम वाला केस, ठीक है। तो बढ़िया यही चल रहा है, सीधे चला कर ध्यान रख है। पुष्पा जैसा चले तो भी चल जाएगा। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो गुड इवनिंग, एक साथ कर देना चाहिए ना। चलो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में आपको ये बताया था कि एस और पी ब्लॉक की यदि बात की जाए तो एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर Z1 से बढ़ता है। हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट NH शेल में आता है, जिसकी वजह से सिग्मा का वैल्यू 0.35 से बढ़ेगा और 1 माइनस 0.35 इसका मतलब है Z इफेक्टिव 0.65 से बढ़ेगा। डी ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि 3D सीरीज में जब हम बात करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो बेटा एटॉमिक नंबर फिर से 1 से बढ़ता है, लेकिन डी ब्लॉक में हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 में आता है और n-1 में आने वाला हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू को 0.85 से बढ़ाता है। तो 1 और 0.85 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 0.15। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसके अलावा डाउन द ग्रुप में आपको बात बताई थी कि डाउन द ग्रुप में ग्रुप 1 लीना की रब से फरियाद, पहले Z इफेक्टिव बढ़ता है देन बिकम्स कांस्टेंट। एक एनोमलस बिहेवियर टर्म को हम लोगों ने समझा था कल कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप से कुछ अलग बिहेवियर दिखाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर। उसके अलग अलग रीजन से 4 रीजन आपको लिखाए गए थे। पहला स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाई IE, हाई EN, इस तरह की बात भी हम लोगों ने करी थी। और एक लास्ट में केस डिराइव किया था n+n और n- को लेकर कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था तो n+ का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था तो Z इफेक्टिव भी ज्यादा निकला था, और n- का नेगेटिव चार्ज ज्यादा था तो उसका Z इफेक्टिव कम निकला था। तो हमने एक रिलेशन लिखा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट होने पर Z इफेक्टिव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यहां तक कि हमने कल बात कर ली थी। अब इसके आगे 4 केसेस आप पढ़ चुके हैं। पांचवा और छठा केस यहां पर आपको पढ़ना नहीं है। पांचवे और छठे में बाई चांस कभी कोई एलिमेंट आ भी जाए, जैसे कार्बन दे दिया, सल्फर दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उनका Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक खास बात यहां पर जो हमें समझनी वो क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। फॉर सेम शेल, ध्यान सुनना, अगर शेल नंबर सेम हो जाए, सेम शेल मतलब n का वैल्यू क्या कर देंगे बेटा? कांस्टेंट, ठीक है ना। फॉर सेम शेल जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग होती है बेटा, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग होती है, मतलब एक ही शेल का S हो, उसी शेल का P हो, उसी शेल का D हो और उसी शेल का F हो, तो आपने ऐसा सुना होगा कि S की शील्डिंग सबसे ज्यादा, P की उससे कम, D की उससे कम और F की शील्डिंग सबसे कम होती है। एक्चुअल में S और P की शील्डिंग को स्ट्रॉन्ग शील्डिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि D और F की शील्डिंग को पुअर शील्डिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग S की, पुअरेस्ट शील्डिंग या वीकेस्ट शील्डिंग F की। अब ये कहानी क्या है इसको समझते हैं। मैंने आपको बोला था यहां से कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से, लेकिन इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही क्वेश्चन है। इस पे स्टार मार्क लगा लेना है आपको। यही वो क्वेश्चन है जो कई बार नीट में पूछा जा चुका है और आगे भी यही क्वेश्चन Z इफेक्टिव के टॉपिक से पूछे जाने लायक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसीलिए ये पूछा जा चुका और पूछा भी जाएगा। अब इसको समझते थोड़ा कि ये कहना क्या चाहता है। एक बात समझिए, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था बेटा कि स्लेटर ऐसा बोलता है कि न्यूक्लियस के आसपास मान लो मैंने शेल बना दिए, ये 4 5 6 शेल बना दिए, मान लो ये मेरा शेल नंबर 4 है बेटा। फोर्थ शेल में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, और यहां पर मेरा कौन है बेटा? टारगेट इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए जो सबसे बाहर वाला शेल होगा उसको n बोलोगे, उससे कम वाले को n-1 बोलोगे, उससे कम वाले को n-2 बोलोगे। और हमने ये पढ़ा था कि -2 वाला n शेल वाला हर इलेक्ट्रॉन 0.35 का सिग्मा लगाएगा, n-1 शेल वाला हर इलेक्ट्रॉन 0.85 का शील्डिंग लगाएगा और n-2 का हर इलेक्ट्रॉन
1 का शील्डिंग लगाएगा। मतलब स्लेटर के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि 4s जितना सिग्मा लगाएगा ना वो भी 1 होगा, 4p जितना सिग्मा लगाएगा वो भी 1 होगा, 4d का इलेक्ट्रॉन भी जितना सिग्मा लगाएगा वो भी 1 होगा, और 4f का इलेक्ट्रॉन जितना सिग्मा लगाएगा वो भी 1 होगा। ये कंडीशन बोलता है कौन? स्लेटर का रूल। लेकिन ऐसा तब तक सही माना गया जब तक साइंस अच्छी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ था। जैसे जैसे डिटेल में स्टडी की गई स्क्रीनिंग इफेक्ट को, तो ये पता चला कि ये जो एसपीडीएफ मतलब सेम शेल के एसपीडीएफ की शील्डिंग जो बराबर मानी जाती है ना, ये गलत है। एक्चुअल में सेम शेल के एसपीडीएफ की शील्डिंग सेम नहीं होती है। एस की शील्डिंग अलग होती है, पी की शील्डिंग अलग होती है, डी की शील्डिंग अलग होती है और एफ की शील्डिंग भी अलग होती है। तो इसीलिए स्लेटर के बारे में कल मैंने बोला था, स्लेटर लॉ नहीं है, स्लेटर रूल है। ये रायता ढोलेगा, ये इसने रायता ढोल रखा है। ये ऐसा मान के चलता था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो बताइए एक्चुअल कहानी क्या है? एसपीडीएफ में से सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी? एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। कल मैंने आपको एक और बात बोली थी कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन पहले आता है वो ज्यादा शील्डिंग लगाता है। तो बताइए एसपीडीएफ में से सबसे पहले किसकी एंट्री होती है? किसी भी शेल में सबसे पहले उस शेल का एस आता है, फिर उस शेल का पी आता है, फिर उस शेल का डी आता है, फिर उस शेल का एफ आता है। जो पहले आएगा वो ज्यादा शील्डिंग लगाएगा। इसका मतलब एसपीडीएफ में से ज्यादा शील्डिंग एस की होगी। ये तो अपन ने सुन लिया, समझ लिया जो हमने लिखा है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते कि ऐसा होता क्यों है। ध्यान सुनिएगा और ध्यान समझिएगा बेटा। ऐसा होने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है, इनके अंदर आप लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड पॉइंट आपको समझना होगा। मैं यहां पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मान लो ये न्यूक्लियस है और यहां पर आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? टारगेट इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी मैं दो केस समझाऊंगा, एक एस का और एक पी का, तो उससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। यहां पर भी कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा? टारगेट। ठीक है, इस न्यूक्लियस को अपना अट्रैक्शन इस तक पहुंचाना है। इसने तो देखा कि नया इलेक्ट्रॉन आया तो इसने तो पूरी ताकत लगा दी कि इसको खींच लूं, पर रोकने का काम कौन करेगा? पहले से आया हुआ इलेक्ट्रॉन। पहले से मान लो एस भी आ रखा है और पहले से मान लो पी भी आ रखा है। बेटा एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। अब होगा क्या? मान लो ये यहां से अट्रैक्शन फेंक रहा है इसको खींचने के लिए, यहां से वेव्स के फॉर्म में मान लो अट्रैक्शन फेंक रहा है, तो इसने अपने अट्रैक्शन छोड़े और इसने भी अपने अट्रैक्शन छोड़े। बेटा इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होता है। अब इसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए 11th की, कि एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में नोड नहीं होता है। तो बेटा नोड नहीं है मतलब इसमें कोई खाली जगह नहीं है। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा सॉलिड है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये इसके आर पार जा नहीं पाएगा, यहीं रुक जाएगा। और बेटा रोकने के पावर को ही तो क्या बोलते हैं? शील्डिंग। तो जो ज्यादा रोक लेगा उसकी शील्डिंग ज्यादा। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये नोड होता है, तो यहां वाला पार्ट तो अट्रैक्शन को रोक लेगा, यहां वाला पार्ट भी अट्रैक्शन को रोक लेगा, लेकिन यहां से अट्रैक्शन आर पार चला जाएगा। तो बेटा दोनों में से रोकने का काम ज्यादा कौन कर रहा है? एस। और जो रोकने का काम ज्यादा करेगा उसकी शील्डिंग भी स्ट्रांग होगी, और इसीलिए एस की शील्डिंग स्ट्रांग होती है, पी की उससे वीक होती है। डी में तो दो नोड होते हैं, इसीलिए वहां तो और आसानी से अट्रैक्शन आगे निकल जाएगा, और इसी कारण ऐसा ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑर्डर नोट डाउन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, स्टार मार्क कर ले इस पे जितने हो सकते हैं। नीट में सबसे ज्यादा बार अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा तो वो यही क्वेश्चन होगा। डायग्राम बेटा तेरी इच्छा हो तो बना ले यार, अगर अपने को समझ में आ रहा है इससे। वे ऑर्डर तो मैंने बता दिया, समझाने का तरीका ये, अपने को लगता है बनाने की जरूरत है तो बना लो। चलिए ना, अब ये ऑर्डर लिखने के बाद इसके ऊपर बेस जेड इफेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, है ना। अब मैं ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस का नीट में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मैं आपको पहले बोल दूं। बट मार्केट के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पेपर वगैरह सॉल्व करोगे, है ना, इधर उधर के क्वेश्चंस वगैरह लगाओगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
इसलिए एक बार उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने इतना कुछ पढ़ ही लिया है, तो उससे बेस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल कुछ ट्रू और फॉल्स लिखा दिए थे मैंने। क्वेश्चन लिखिए, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय the screening effect observed by outermost electron of sodium atom, the screening effect observed by outermost electron of sodium atom will be due to मुझे बताइए सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। और उसमें हम शील्डिंग पहचानना चाहते हैं। बेटा शील्डिंग किसके ऊपर लगता है? टारगेट पर। टारगेट किसको माना जाएगा? अंदर वाले को या बाहर वाले को? बाहर वाले को। मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको टारगेट मानेंगे। टारगेट खुद के ऊपर कोई शील्डिंग नहीं लगाएगा, तो क्या बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगाएंगे? हाँ, वही हम लोगों को यहाँ देखना है। ऑप्शन लिखिए पहला, ओनली 1s2, ओनली 1s2। अगला ऑप्शन लिखे 1s2 2s2। पहला ऑप्शन ओनली 1s2, अगला ऑप्शन 1s2 2s2, अगला ऑप्शन 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, और लास्ट ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन, 1s2 2s2 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन का वही कॉन्फ़िगरेशन है, और सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे शील्डिंग, और 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन नंबर थर्ड का बनता है, तो वही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, in which of the following species screening effect will not be observed? In which of the following species screening effect will not be observed? In which of the following species screening effect will not be observed? पहला ऑप्शन लिखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन लिखे हीलियम, अगला ऑप्शन लिखे लिथियम प्लस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस, और लास्ट ऑप्शन लिखे ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर फर्स्ट, फर्स्ट। भाई शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करवाना है, तो शील्डिंग इफेक्ट कब काम नहीं करता? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से एक ही ऑप्शन है, वो है फर्स्ट ऑप्शन, तो वही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ P subshell, the shielding effect of P subshell is weaker than, the shielding effect of P subshell is weaker than, पहला ऑप्शन लिखे S subshell, S subshell। दूसरा लिखे D सबशेल, D सबशेल। अगला लिखे F सबशेल, और लास्ट लिखे बोथ D एंड F सबशेल। करेक्ट आंसर फर्स्ट। भाई P की शील्डिंग किससे कमजोर है? S से। ये लिखा ही हुआ है ऑर्डर अपने सामने, है ना। हाँ, यहीं पर अगर क्वेश्चन होता शील्डिंग ऑफ P इज स्ट्रॉन्गर देन, तो आंसर कौन सा हो जाता? फोर्थ ऑप्शन, बोथ D एंड F, ऐसा क्वेश्चन बनता। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, if Z effective of lithium is, if Z effective of lithium is X, then determine, if Z effective of lithium is X, then determine Z effective of boron, then determine Z effective of boron। बेटा आपको बोल रखा है लिथियम का Z इफेक्टिव कितना? X। इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट दिया और किसके बारे में पूछा गया है। लिथियम आपको दिया गया है और बोरॉन के बारे में आपसे पूछा गया है। बेटा मुझे बताइए, लिथियम और बोरॉन 6 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, ये लिथियम और बोरॉन सेम पीरियड का है कि सेम ग्रुप का है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि रैंडम है कि क्या है कि क्या नहीं है? सेम पीरियड का। बेटा लिथियम के बाद सेकेंड पीरियड में आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन। तो आपको
लिथियम दिया हुआ है, लिथियम का जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितना बोला गया है बेटा एक्स, और आपको बोला इस बोरॉन का जेड इफेक्टिव निकालिए। याद करिए कल हमने ट्रेंड पढ़ा था कि सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर या एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर हर एडजेसेंट एलिमेंट में जेड इफेक्टिव का वैल्यू इंक्रीज होता है कितने से 0.65 से। तो यहां से यहां जाने पर भी कितने से इंक्रीज होगा बेटा 0.65 से। इसका मतलब यह है कि अगर ये x है तो ये x प्लस 0.65 होगा, और ये एक और बार प्लस 0.65 होगा, मतलब इसका ऑप्शन x प्लस 1.30 बनेगा। ऑप्शंस में फिर भी बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लिखिएगा x, पहला ऑप्शन लिखे x, दूसरा लिखे x प्लस 0.65, पहला x, दूसरा x प्लस 0.65, अगला ऑप्शन x प्लस 0.35, x प्लस 0.35, और लास्ट ऑप्शन x प्लस 1.30, और यही करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको z इफेक्टिव के बदले बोलता कि सिग्मा का वैल्यू x है, क्या बोलता? इसको बोलता कि z इफेक्टिव के बदले सिग्मा का वैल्यू कितना है x, तो बताइए इसका सिग्मा कितना निकल के आता? x प्लस 0.70, क्योंकि यहां से यहां जाने पर सिग्मा 0.35 से बढ़ता और फिर यहां से यहां जाने पर 0.35 से बढ़ता। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको सिग्मा के बारे में पूछा या z इफेक्टिव के बारे में पूछा गया है। चलिए, ये ओवरऑल z इफेक्टिव के बारे में हमें जो भी पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो हमें समझना है दैट इज रेडियस। हेडिंग डालिएगा एटॉमिक रेडियस। चलिए, अब बात करेंगे बेटा एटॉमिक रेडियस के बारे में, लेकिन एटॉमिक रेडियस के टॉपिक को समझने से पहले एनसीईआरटी में इसके बारे में एक पैराग्राफ देगा। वैसे तो बहुत सारे पैराग्राफ दे रखे हैं, बट अभी हम पहले पैराग्राफ की बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि एटम का रेडियस निकालते वक्त दो प्रॉब्लम आती है। कितनी प्रॉब्लम आती है? दो। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि बेटा एक बात समझो, रेडियस निकालना है तो रेडियस के बारे में आप जूनियर क्लासेस से जानते हैं। एक अपन क्या लेते हैं? सर्कल। मान लो सर्कल लिया तो सर्कल के सेंटर से लेकर ये जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है, इसी को आप क्या बोलोगे? रेडियस। सर्कल एक 2D फिगर है। कैसा फिगर है? 2D। एटम जो है ना, एटम सर्कुलर नहीं होता, एटम स्फेरिकल होता है। एटम को एक बॉल की तरह माना जाता है। तो एटम का रेडियस अगर निकालना है, सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब सेंटर से लेकर यहां तक। एटम का जब रेडियस निकालना है तो एटम क्योंकि स्फेरिकल है, तो स्फीयर के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस निकलेगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस। लेकिन ये बोलना जितना आसान है, इसका कैलकुलेशन उतना आसान है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटम का रेडियस तो आप तब निकाल पाओगे ना जब एटम अकेला मिलता होगा। एटम तो जनरली बॉन्डेड मिलता है। नेचर में हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं मिलता, H2 के फॉर्म में मिलेगा, या HF या HCl। नेचर में ऑक्सीजन अकेला O नहीं मिलेगा, O2, O3, Na2, N2O, N2O5, N2O6, ऐसा कुछ ना कुछ अलग अलग केस मतलब मिल रहा होगा। तो इस तरह की बातें आती है। पहली बात समझिए, पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है ना बेटा, इनमें से अगर मैं ग्रुप 18 को अलग कर दूं, ग्रुप 18 जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनका अकेले मिलने का चांस है फिर भी। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, वो सब रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और वो सब अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट करने के लिए कहीं ना कहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसीलिए ये एटम कभी भी आपको आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये सारे एटम आपको हमेशा कौन से फॉर्म में मिलेंगे बेटा? बॉन्डेड। तो पहली बात, एटम अकेला मिलता तो उसका रेडियस नाप लेते, लेकिन एटम तो अकेला मिला ही नहीं। एटम तो जुड़ा हुआ मिला किसी ना किसी के साथ। हो सकता है ओवरलैपिंग कर रहा होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर वांसफर। तो इसलिए एटम का रेडियस निकालना, बोलना जितना आसान है उतना आसान कैलकुलेशन है नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान सुनना। मान लो एटम अकेला मिल भी जाता, मान लो एटम अकेला मिल भी जाता, तो बेटा एटम का जब आप रेडियस निकालते तो रेडियस की डेफिनेशन क्या बोलती है? न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। आउटर मोस्ट शेल जो है ना, वो होता नहीं है कुछ भी एक्चुअल में। आउटर मोस्ट शेल नाम के मतलब अपन क्या करते हैं? अपन तो ऐसा बनाते हैं ना, ये शेल शेल शेल, ऐसा कोई वहां पर गोला बना नहीं होता है। ये तो अजम्पशन है कि ऐसा कुछ होगा। तो अगर मान लो मैंने बोला ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल की जानकारी मुझे कैसे मिलती है? इलेक्ट्रॉन से। भाई लास्ट में इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है
उसको मैं बोल देता हूं कि ये आउटर मोस्ट शेल। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दो तरह के नेचर दिखाता है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो ये पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है। ध्यान सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्लाउड होता है। क्या होता है? क्लाउड। इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के ऐसा क्लाउड, जैसे क्लाउड होता है ना आसमान में, ऐसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऐसी डेंसिटी मिलती है, और वो डेंसिटी किसी एक जगह ऐसा पॉइंट नहीं होता, वो ऐसा फैला हुआ होता है ऐसा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे मान लो सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इतनी सारी जगह है। तो मैं सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस निकालूं कि ये वाला डिस्टेंस निकालूं कि ये वाला डिस्टेंस निकालूं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर्टिकुलर है नहीं, तो मुझे अलग अलग टाइप के रेडियस कैलकुलेशन में आ सकते हैं। ये दो मेन प्रॉब्लम है जो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते वक्त आती है। पहला, एटम अकेला नहीं मिलता है, और दूसरा, अगर एटम अकेला मिल भी गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहां है कि वहां है कि वहां है कि वहां है, ये पता ही नहीं है। आप एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एक्यूरेटली आप नहीं निकाल सकते। ये वही बात है। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पर एटॉमिक रेडियस में जो प्रॉब्लम है ना उसको लिख रहे हैं, और फिर इसकी डेफिनेशन और आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, कभी बाय चांस डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, तो अपने को कम से कम जानकारी होनी चाहिए ऐसी कुछ बात एनसीईआरटी में लिखी है। लिखिएगा, द मेन problem associated with calculation of radius, the main problem associated with calculation of radius, the main problem associated with calculation of radius are first point लिखिएगा, atom are generally not found in isolated form। are पहला पॉइंट लिखे, atom are generally not found in isolated form। एटम आर जनरली नॉट फाउंड इन आइसोलेटेड फॉर्म। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट लिखा है, क्या इसको कई बार ऐसा भी लिख के दे देगा कि एटम आर जनरली फाउंड इन बॉन्डेड फॉर्म? एटम आर जनरली फाउंड इन, एक ही बात है। मैंने बोल दिया आइसोलेटेड नहीं मिलते, या इसको ऐसा भी बोल सकता था कि आइसोलेटेड ना मिलके बॉन्डेड मिलते हैं, बात एक ही है ना, लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट इज difficult to determine the exact position of electron। It is difficult to determine the exact position of electron, as it is a microscopic particle, as it is a microscopic particle, as it is a microscopic particle। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट यहां पर डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं, अब रेडियस पे आते हैं कि फिर रेडियस को निकालने में जब इतनी दिक्कत है तो फिर रेडियस को निकाला कैसे जाएगा। तो आइए अब उसको समझते हैं। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा, 1/2, इस तरह से लिखना, इधर देख लो, 1/2 लिखिए, 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये रेडियस की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन। 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent, 1/2 of the internuclear distance between two adjacent similar bonded atoms, between two adjacent similar bonded atoms, between two adjacent similar bonded atoms। चलिए यहां पर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। आप बोर्ड पे देखें तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। बेटा, रेडियस निकालने का एक तरीका होगा, और वो तरीका क्या है, क्योंकि एटम जनरली आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा? बॉन्डेड। तो मान लिया एटम किसी के साथ बॉन्डेड मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए इस पूरे टॉपिक में हम ऐसा मान के चलेंगे कि एटम जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना, वो दोनों सेम है। मतलब हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? होमो एटॉमिक मतलब दोनों एटम सेम है। और एक होगा हेटेरो एटॉमिक। क्या ऐसा जरूरी है कि हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाए तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, या फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ भी बना सकता है? बेटा, बना सकता है। पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये वाला केस पढ़ रहे हैं।
ये वाला केस अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इनमें भी हम लोग रेडियस निकालेंगे, लेकिन वो रेडियस हम निकालेंगे जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके होंगे। अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको थोड़ा ऐसा आइडिया होगा कि बेटा इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो यहां बराबर शेयरिंग होगी, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, लेकिन इसमें इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो वो वाली प्रॉब्लम अभी हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अभी EN नहीं पढ़ा है। तो आइए हम लोग अभी क्या बात करेंगे, आप देख लें डेफिनेशन को। टू सिमिलर, इधर देखो, टू सिमिलर एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, दो एटम सेम होने चाहिए। एडजेसेंट मतलब पास पास वाले, ऐसा नहीं कि एक ए वहां का लिया और एक ए वहां का लिया, ऐसा नहीं, पास पास वाले दोनों ये लेने हैं। और उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बेटा ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डिस्टेंस ए और ए के बीच का है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाएगा DAA। अगर मैं DAA लिख रहा हूं, इसका मतलब है हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी को केमिकल बॉन्डिंग, जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसी को हम बॉन्ड लेंथ के नाम से भी जानेंगे। अच्छा अब सुनिएगा, आपको तो रेडियस निकालना है, मुझे बताइए इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकाला तो क्या वो रेडियस होगा क्या, नहीं। रेडियस के लिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी दो सेम एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा ना हमेशा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, हाफ, और हाफ करके जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो ए का रेडियस अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको ए और ए का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना होगा, और उस डिस्टेंस का क्या करना होगा, हाफ करना होगा। 1/2 कहने का मतलब क्या है, 1/2 कहने का मतलब 1.5 मत समझ लेना। 1/2 कहने का मतलब 1.5 मत समझ लेना। 1/2 कहने का मतलब है जो ये पूरा डिस्टेंस है DAA, इसका आप हाफ करोगे तो बेटा ये पहला हाफ और ये दूसरा हाफ, इन दोनों में से किसी एक हाफ को ले लो, किसी भी एक हाफ को ले लो, या तो इस हाफ को ले लो या इस हाफ को ले लो। ये जो 1/2 होगा, या ये जो 1/2 होगा, दो हाफ में से जो 1/2 होगा वो आपको किसकी वैल्यू बताएगा, रेडियस की वैल्यू बताएगा। ये डायग्राम और ये रिप्रेजेंटेशन बना ले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं इसके टाइप्स पे। तो पैटर्न बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, हमेशा ऐसे ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हमेशा हम DAA नाम दे देंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। चले बेटा ना, अब ये डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पॉइंट अब मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और ध्यान समझना, ताकि आगे की पूरी पिक्चर अपने को एक बार में क्लियर हो जाए, फिर उसको हम लिखते रहेंगे आराम से। बेटा अभी हम लोगों ने क्या बोला कि एटम जनरली कौन से फॉर्म में मिलेगा, आइसोलेटेड या बॉन्डेड, बॉन्डेड। तो दो बॉन्डेड एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, और उसका हाफ करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़ने वाले हैं, मतलब एटॉमिक रेडियस के अलग अलग कैटेगरीज हैं। रेडियस एक मेन क्लास है और उसका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। पर ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड है ना, उनके बीच में कैसा बॉन्ड है उसके बेसिस पे अब हम लोग डिवाइड करेंगे। बेटा दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड हो सकता है, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, दो एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, दो एटम के बीच में वंडरवॉल फोर्स हो सकता है। तो हम इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पे अलग अलग टाइप के रेडियस पढ़ेंगे। क्या सारे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप वो सब एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे, हाँ वो सब रेडियस के ही टाइप है, बस उनको एक अलग से नाम दे दिया गया है। जैसे मान लो दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले दो एटम का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे और उसको आधा करेंगे तो उस रेडियस को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस।
मान लो दो एटम जिनके बीच में आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल रहे हो, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो उसका जब आप हाफ करोगे तो उसे क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। मान लो दो एटम जिनके बीच का आप रेडियस निकालने जा रहे हो, उनके बीच में मेटालिक बॉन्ड है, तो उसका हाफ करके जो रेडियस आएगा उसको क्या बोलोगे? मेटालिक रेडियस। और मान लो जिन दो एटम का आप डिस्टेंस निकाल रहे हो उनके बीच में वंडरवॉल फोर्स है, तो उसके हाफ करने पर जो रेडियस आएगा उसको क्या बोलेंगे? वंडरवॉल रेडियस। तो अब हम लोग डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द टू एटम अलग अलग टाइप के रेडियस को डिफाइन करने वाले। पहला जो टाइप आपको पढ़ना है वो कौन सा रेडियस है बेटा? कोवेलेंट रेडियस। बेटा कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? आरसीओबी। क्या कोवेलेंट रेडियस एक टाइप का एटॉमिक रेडियस ही है? हाँ, एटॉमिक रेडियस को ही कोवेलेंट रेडियस बोला जा सकता है। और ये कोवेलेंट रेडियस जो निकालते हैं ना, ये जनरली किसके लिए निकालते हैं? नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते। इसके इधर सारे मेटल है और उधर सारे मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियस निकलेगा। क्या निकलेगा? नाम से समझ पड़ रहा है, मेटल के लिए क्या निकलेगा? क्योंकि मेटल मेटल जब बॉन्ड बनाएगा तो मेटालिक बॉन्ड होगा। ऐसे नॉन मेटल जो होता है ना, नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? तो इसीलिए नॉन मेटल के लिए जो रेडियस निकलेगा वो कौन सा रेडियस निकलेगा? कोवेलेंट रेडियस। सुनते जाना, समझते जाना। पहली बात बेटा, अगर मान लो एक मेटल है और एक नॉन मेटल, ये बात समझ लेना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत धमाकेदार बात है, काम की बात है, आगे तक काम आएगी आपको। बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है? आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और बेटा मेटल और मेटल के बीच में यदि बॉन्ड मिल रहा है तो इसे बोला जाएगा मेटालिक बॉन्ड। तो पहले तो अपन इन तीन पे बात कर रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, क्यों मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा? मेटल कौन होते हैं? अब आपको पता होना चाहिए कि मेटल इधर होते हैं, नॉन मेटल इधर होते हैं। अब वो देख के पहचान में आना चाहिए आपको। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दिया NaCl, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, जो ये नहीं जानता वो है ही नहीं यहाँ पर। इस साल नहीं होना सिलेक्शन अगर ये नहीं पता किसी को तो, ठीक है ना। मुझे बताइए Na मेटल है कि नहीं है? और Cl क्या है? नॉन मेटल है। सोडियम इधर आता है, क्लोरीन इधर आता है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। बेटा मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक। क्यों होगा? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाने की। और अगर किसी जगह पर कैटायन और एनायन आ गए तो उनमें तो जबरदस्त अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट चार्ज है ना, तो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अब नॉन मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट। सर इनमें कोवेलेंट क्यों बन गया? बताओ, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की? लेने की। अरे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, गेन करना चाहता है। तो इसको अगर बॉन्ड बनाना है तो ये क्या चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम किसने करा? इसने। ये देने का काम कर रहा है तभी तो ये लेने का काम कर रहा है। अगर कोई देने को तैयार नहीं होगा तो ये लेगा कैसे? अरे हाँ, अब मुझे बताओ, ये लेना चाहता है, अरे इसकी टेंडेंसी लेने की है ना, और ये भी लेना चाहता है। अब दोनों बोल रहे मैं ले लूं, मैं ले लूं। लेोगे कैसे जब तक कोई देगा नहीं? तो इस केस में ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों करते हैं शेयरिंग। क्या करते हैं? अरे दोनों को अपना बॉन्ड तो बनाना है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा तो दोनों क्या बोलते हैं? बीच में रख देते हैं इलेक्ट्रॉन, बीच में रख देते हैं इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेते हैं। जब तेरी मर्जी आए तब तू ले, जब मेरी मर्जी आए तब मैं लूं। तो इसका मतलब हो गया ऐसा बॉन्ड जहां पर दो नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसमें शेयरिंग होती है, ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, मेटल मेटल में कहानी क्लियर है। मेटल मेटल में मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है उसको भी कहानी समझ लो बेटा। सोडियम जो होता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1। ये सोडियम का न्यूक्लियस, इसके आगे ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम माइनस चार्ज बोल रहे हैं, बाकी इस पूरे को एक सिंगल यूनिट मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 10, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। मतलब इस पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पूरे में है ना, मतलब इतने पे आएगा पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे अगला सोडियम जो होगा ना, उस पे भी ऐसा इतने पे आएगा पॉजिटिव और इधर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोला जाता है? मेटालिक बॉन्ड।
तो खैर अभी हम लोगों ने यहां पर जो डिस्कशन किया उसको बढ़ाते हैं आगे। बेटा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शेयरिंग। शेयरिंग को ही केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ओवरलैपिंग नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अरे भाई आपने जूनियर क्लास में ऐसे डायग्राम बनाए ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद करो। तो आप ऐसे करते थे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। इसको आप क्या बोलते हो? शेयरिंग। और क्या यहाँ पर इनकी बाउंड्रीज ओवरलैप होते हुए दिख रही है आपको? तो शेयरिंग का ही मतलब ओवरलैपिंग होता है। और ओवरलैपिंग या शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कौन सा बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को निकालकर जब आप उसको आधा करोगे तो उस रेडियस को क्या नाम दिया जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। अभी इसका पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा 1/2 है इसको, ये लिखा नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, डेफिनेशन लिख लो, बाद में लिख लेना। 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent covalently bonded atoms, between two adjacent similar covalently bonded atoms, two adjacent similar covalently bonded atoms. कुमार जी पूछ रहे हैं सर मैं 11th में इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा हूं, क्या आप कंप्लीट इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे बेसिक से? क्या इससे फॉलो कर सकते हैं? प्लीज हेल्प मी। हाँ बेटा बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जमीन में से खोद के पढ़ा रहे हैं, है ना। बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत टर्म्स आपको देखनी पड़ेगी, बाकी अपन 11th का ही स्टार्ट किया अपन ने, तो कर सकते हो आराम से, बाकी आपकी स्वेच्छा है। आलोक जी गुड आफ्टरनून। कुमार जी वही क्वेश्चन बार बार लिख रहे हैं। कुमार जी मैं प्लस का स्टूडेंट हूँ सर, और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, हम आपसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आपको हमसे पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो बेटा, कोई बात नहीं। हाँ चैट देख लिया बेटा ना, पढ़ाते वक्त चैट नहीं देखते, अभी फ्री हो गए तो चैट देख लेंगे ना। बहुत बढ़िया, तो कर सकते हो बेटा, कोई बात नहीं। हाँ सॉरी की कोई बात नहीं कुमार जी। अबे तूने कुमार भाई कहाँ कहाँ क्वेश्चन लिख दिए बे, डाउट में भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, देख लेंगे, इतना इतना उतावलापन जरूरी नहीं है। ठीक है चलो लिख लो। ये हो गया। हम लोगों ने बात करी कि बेटा कोवेलेंट रेडियस कब होगा? जब दो एटम, देखो ध्यान से सुनना, पूरी पिक्चर में क्या रहेगा? दो एटम रहेंगे हमेशा, दोनों एटम को नाम हम लोग क्या दे देंगे? ए। और इन दोनों के हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन अब फर्क क्या आएगा इन दोनों के बीच के बॉन्ड का? अगर दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक रेडियस, दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है तो मेटालिक रेडियस, और दोनों के बीच में वंडरवॉल फोर्स है तो वंडरवॉल रेडियस। अब एक बात समझना, मैंने अभी आपको बोला कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एटम्स के बीच में क्या होती है? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होने का मतलब दोनों की बाउंड्रीज एक दूसरे से ओवरलैप करनी चाहिए। तो इधर देखो, मान लो ये एटम ए है और ये दूसरा एटम ए है, क्योंकि अभी हमें दोनों एटम सेम लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि हमने ई एन अभी तक नहीं पढ़ा है। तो बेटा ये दोनों एटम ए है, इन दोनों का ये न्यूक्लियस लिया, इस न्यूक्लियस का हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। पैटर्न हमेशा यही रहेगा, ए और ए के बीच के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी ए से। और जब आपको कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा? दो सिमिलर एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जब आप हाफ करोगे तो जो रेडियस आएगा वो कौन सा रेडियस आएगा? कोवेलेंट रेडियस। बेसिकली हमने जो एटॉमिक रेडियस में डायग्राम बनाया था ना, ये डायग्राम बेसिकली कोवेलेंट रेडियस का ही डायग्राम था। तो एक काम करें, ये डायग्राम बना लें, ये रिप्रेजेंटेशन लिखें, और फिर एक टर्म हमें समझनी है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज एसबीसीआर। बना लिया डायग्राम? चले है ना। अब इधर देखिए एसबीसीआर की बात करते हैं, ध्यान सुनना।
अभी आपको क्या बोला गया कि बेटा आपको अगर ए और ए के बीच में कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो उसके लिए आपको कैसा बॉन्ड चाहिए, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। याद करिए, जैसे मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं तो बेटा आप जानते हो ए और ए कहने का मतलब है दोनों एटम सेम होने चाहिए। मतलब मुझे अगर कार्बन का रेडियस निकालना है तो मुझे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो निकालना पड़ेगा वो किसका निकालना पड़ेगा, कार्बन और कार्बन का। बेटा क्या दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो बेटा सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, और अरे भैया सिंगल बॉन्ड भी तो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी तो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड भी तो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, तीन। अब मुझे बताओ अगर मैं कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड लूं और इसका डी निकालूं, डिस्टेंस निकालूं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लूं और उसका डिस्टेंस निकालूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ट्रिपल बॉन्ड लूं और उसका डिस्टेंस निकालूं, क्या तीनों का डिस्टेंस D1 D2 D3 सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। भाई सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ और छोटी होती है। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बदल रहे तो उनका हाफ वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो बेटा तीनों केसेस में रेडियस तो आपने कार्बन का ही निकाला, लेकिन कार्बन का रेडियस तीनों में अलग 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 आएगा। तो अब हमें अगर कार्बन का रेडियस निकालना है तो हम लोग हमेशा प्रिफर किसको करेंगे, SBCR, मतलब सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। बेटा हर एटम अगर कोवेलेंट बॉन्ड कोई बनाएगा तो कम से कम सिंगल बॉन्ड तो जरूर बनाएगा। हो सकता है कोई डबल ना बनाए, हो सकता है कोई ट्रिपल ना बनाए, बट अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तो हमेशा कौन बनेगा, सिंगल। और इसीलिए SBCR का फुल फॉर्म लिखिए पहले, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। और इस पे बेस्ड कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन SBCR of, determine SBCR of, determine SBCR of carbon, determine SBCR of carbon पहला ऑप्शन लिखे C2H2, C2H2, अगला ऑप्शन लिखे C2H4, अगला C2H6, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अप्रोप्रिएट कर ले, है ना। विच मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन SBCR ऑफ कार्बन, ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए था, ठीक है। पर ठीक है, अपने को समझ में आ ही जाएगा। आपको ये बोल रखा है कुल मिला के कि इसमें सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस निकालना है कार्बन का, उसके लिए कौन मदद आएगा। तो बेटा C2H2 तो काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि C2H2 में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, इधर दो हाइड्रोजन होते हैं, इतना तो पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा C2H4 में, और C2H6 में क्या मिलेगा आपको बेटा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो इसी की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, SBCR। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहले टाइप का रेडियस हमने पढ़ा बेटा कोवेलेंट रेडियस, दूसरे टाइप का जो रेडियस हमें पढ़ना है वो है मेटालिक रेडियस। अब पहला पॉइंट ये आता है कि मेटालिक, जैसे कोवेलेंट रेडियस को हमने RCOV से रिप्रेजेंट करा था, वैसे मेटालिक रेडियस को हम RMET से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा ध्यान सुनिएगा, कोवेलेंट रेडियस किसके लिए निकाला गया, नॉन मेटल्स और अब देखो इसमें मेटालिक रेडियस निकाल रहे हो, दो एटम लोगे और दोनों एटम सेम होंगे, तो मतलब अगर पहला मेटल है तो दूसरा भी तो मेटल ही होगा। तो मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है कि आयनिक होता है कि मेटालिक होता है, मेटालिक। और इसीलिए दो मेटालिक बॉन्ड एटम के बीच में निकाले गए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब आप हाफ करोगे तो जो रेडियस मिलेगा उसको क्या बोलोगे, मेटालिक रेडियस। ये किसके लिए कैलकुलेट करा जाएगा, मेटल्स के लिए, जनरली फॉर मेटल्स। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन बोलता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between two adjacent similar metallic bonded atoms, between two similar adjacent metallic bonded atoms in any crystal lattice,
इन एनी क्रिस्टल लैटिस, इन एनी क्रिस्टल लैटिस। अब पहला यहां पर आपको जो शब्द समझना है वो है क्रिस्टल लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है बेटा, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड। मेटल जनरली सॉलिड मिलते हैं, गोल्ड, आयरन, कॉपर, वॉपर, जनरली मेटल सॉलिड मिलते हैं। बेटा सॉलिड फॉर्म में जब कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये एक टुकड़ा हमने गोल्ड का लिया, तो गोल्ड में कई सारे एटम्स होंगे और वो एटम्स इस तरह से एक है ना अरेंजमेंट बना के रखते हैं। आप क्लास 12th जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको आगे जाकर फिजिकल केमिस्ट्री में एक पहला चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट आता है। तो सॉलिड स्टेट में आपको लैटिस के बारे में बताया जाएगा। तो लैटिस का मतलब और कुछ नहीं होता है, लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना के 2D या 3D वे में अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है? लैटिस। बस और कुछ भी नहीं। तो अब सपोज ये एक मेटल ए का लैटिस है और इस मेटल ए के लैटिस में से किसी दो पास पास वाले एटम्स को उठा के अपन ने यहां रख दिया, उनको मैग्नीफाई कर दिया। तो मान लो ये एटम ए है, ये एटम ए है, और बेटा एटम जब अरेंज होंगे तो ये कैसे अरेंज होंगे? इन दोनों की बाउंड्रीज एक दूसरे से क्या होती है बेटा? टच होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जो इससे पहले देखा था उसमें बाउंड्रीज ओवरलैप हो रही थी। इसको, ये जो मैं थंब्स दिखा रहा हूं ना, इसको न्यूक्लियस मानो। तो इससे पहले वाला डायग्राम क्या था कि ये बाउंड्रीज ऐसे ओवरलैप हो रही थी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे ध्यान देना, पहले वाले में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ओवरलैपिंग की वजह से कम था, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बाउंड्रीज है ना ये ऐसी है, टच है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पहले वाले में कम था और अब बाउंड्रीज टच है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम था तो इसका आधा भी कम होगा, और ये ज्यादा है तो इसका आधा भी उसके मुकाबले ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मेटालिक रेडियस जो होता है वो पिछले वाले रेडियस के मुकाबले इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि ये दूर दूर होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। पिछले वाले में ओवरलैपिंग होने की वजह से इसका वैल्यू छोटा आएगा क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, और जबकि इनको अगर ऐसे कर दो सिर्फ बाउंड्रीज टच हो तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मेटालिक रेडियस की वैल्यू पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिलेगी। ध्यान सुनना, दो एटम ए जिनके बीच में मेटालिक बॉन्ड है उनके बीच के रेडियस को हमने क्या बोला बेटा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी। और बेटा किसी भी दो मेटालिक बॉन्डेड एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब आप हाफ निकालोगे तो इस तरह से मिलने वाले रेडियस को मेटालिक रेडियस कहा जाता है। डेफिनेशन आपको लिखा दी गई है, डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। फर्क इनमें केवल ओवरलैपिंग और बाउंड्रीज टच का है, इसी में डिफरेंस आएगा, बाकी फॉर्मूले लिखने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। हर जगह इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालना ही है और हर जगह उसको हाफ करना ही है। चलिए ना, अब ये मेटालिक रेडियस के बाद आते हैं थर्ड टाइप के रेडियस पे, और थर्ड टाइप का जो रेडियस हमें पढ़ना है वो आता है वंडरवॉल रेडियस। तो आइए तीसरे टाइप के रेडियस पे चलते हैं, और वो रेडियस कौन सा कहलाएगा बेटा? वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, ध्यान सुनना बेटा, कोवेलेंट रेडियस को RCO भी लिखा गया, मेटालिक रेडियस को RMET लिखा गया, और वंडरवॉल रेडियस को RVWR लिखा जाएगा, दैट इज वंडरवॉल रेडियस। पहली बात, कोवेलेंट रेडियस किसके लिए निकाला गया? नॉन मेटल्स के लिए। मेटालिक रेडियस किसके लिए निकाला गया? मेटल्स के लिए। ये निकाला जाएगा इनर्ट गैसेस के लिए। किसके लिए? ये कैलकुलेट होगा फॉर इनर्ट गैसेस। ध्यान सुनना, हम लोग जब भी वंडरवॉल रेडियस का नाम ले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है बेटा? इनर्ट गैसेस की। और इनर्ट गैसेस के अलावा इसको कई बार नॉन मेटल्स के लिए भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने दोनों मेंशन कर रखे हैं, इसलिए मैं दोनों पे बात करूंगा। लेकिन ध्यान सुनना, बस ये नॉन मेटल हम यहां पर समझेंगे और यहीं पे खत्म हो जाएगा। आगे से जब भी हम वंडरवॉल रेडियस की बात करें तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कौन आना चाहिए? इनर्ट गैसेस। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है वो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। कुमार जी पूछ रहे हैं सर DAA का फुल फॉर्म क्या है? कब आया बेटे तू?
कुमार जी कब आए बेटा, लेक्चर की शुरुआत में आए कि बाद में आए, रिप्लाई करो जरा, रिप्लाई कर बेटे। थोड़ा लेट आए ना तो फिर शुरू से लेक्चर देखेंगे, उसके बाद पूछेंगे बेटा। बीच में आने के बाद सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं बेटा, ठीक है ना। तो उसको पहले देख लो शुरू से लेक्चर, या तो है ना लाइव अगर पीछे जा सकता हो तो पीछे से स्टार्ट करते देखना, आगे का बाद में देख लेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वंडरवॉल रेडियस के बारे में। वंडरवॉल रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो वंडरवॉल रेडियस में पहले क्या आ गया बेटा, इनर्ट गैस, और दूसरा फिर क्या आ गया, नॉन मेटल, है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है, वो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करें। 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent, between two similar adjacent non-bonded atoms, between two similar adjacent non-bonded atoms in solid state, between two similar adjacent non-bonded atoms in solid state। अब देखो ये जो डेफिनेशन आपने लिखी ना, इसमें बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, वही 1/2 वगैरह वगैरह इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसमें दो चीजें नहीं है, पहला सॉलिड स्टेट और दूसरा नॉन बॉन्डेड एटम्स। ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, जब फोर्सेस को डिफाइन किया जाता है, ध्यान सुनना, ये बात आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और ये बात आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ध्यान सुन लेना। फिजिक्स में फोर्स नाम दे दिया जाता है, केमिस्ट्री में बॉन्ड नाम दे दिया जाता है, बात वही है। बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, एक तरह के फोर्सेस ही होते हैं। एक बात समझिएगा, दो तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं बेटा, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स या फिर आप फिजिक्स में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और एक होते हैं वीक बॉन्ड्स जिसको आप फिजिक्स में क्या बोलते हैं बेटा, वीक फोर्सेस। हमारे सिलेबस में जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, एक में इक्वल शेयरिंग होती है, एक में अनइक्वल शेयरिंग होती है, वही, ठीक है। और एक आ जाएगा मेटालिक बॉन्ड। ये सारे जो बॉन्ड्स है ना, ये सब क्या माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये एक्चुअल के बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है, एक्चुअल बॉन्ड है, इसमें बहुत पावरफुल बॉन्डिंग होती है। वीक फोर्स की कैटेगरी में आपने सुन रखे होंगे, तो पहला तो आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, ये तुम सड़क चलते रहते हो ना, तुम्हारे अट्रैक्शन होते हैं अलग अलग, ये उस कैटेगरी का वीक है। गली में मुड़ गए, अट्रैक्शन खत्म हो गया, फिर दूसरा अट्रैक्शन चालू हो जाता है ना, तो ये उस टाइप का बॉन्ड है, वीक फोर्स है, ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। और ऐसे ही एक फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स। ध्यान सुनना, दुनिया में जितने भी दो स्पीशीज है, दो एटम हो, दो मॉलिक्यूल हो, ये हो वो हो, कुछ भी हो, हर दो चीज के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होगा। या तो दो चीजों के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, पर आयनिक बॉन्ड हर जगह नहीं बन सकता। आयनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए, ऐसी कुछ बात होनी चाहिए ना। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ कंडीशन होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कुछ कंडीशन होती है, मेटालिक बॉन्ड की कुछ कंडीशन होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की भी कुछ कंडीशन होती है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं भी बन जाएगा, उसके लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब देखना पड़ता है। पर एक बात समझे, ये वंडरवॉल फोर्स कंडीशन लेस बॉन्ड है। जैसे आपने मूवीज में एक डायलॉग चलता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, सुना है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, खुदा। वैसे दुनिया में दो चीजों के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होगा। अगर दुनिया में दो चीजों के बीच में इनमें से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो भी उसके बीच में एक अट्रैक्शन होगा ही होगा, और वो अट्रैक्शन कौन सा होगा, वंडरवॉल। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता उनके बीच में वंडरवॉल होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए इधर, अब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। आपको क्या बोला गया डेफिनेशन के अंदर, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स। बेटा दो एटम और नॉन बॉन्डेड, मतलब एटम के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, और जिसका कोई नहीं है उसका वंडरवॉल है। तो अगर दो एटम के बीच में कुछ भी नहीं है तो भी एक चीज होगी, और वो चीज कौन सी होगी, वंडरवॉल होगी। अब मुझे बताइएगा, अगर ये दो एटम लिए, मान लीजिए, मैं दोनों के बारे में समझाऊंगा इंडिविजुअली, पहले हम लोग किसके बारे में समझ लेते हैं, इनर्ट गैस के बारे में। ध्यान सुनना और समझना इस बात को। बेटा एक इनर्ट गैस के बारे में कहानी चल रही। इनर्ट गैस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते, बेटा नहीं करते। मान लो ये हीलियम है, ये हीलियम है, ये दोनों हीलियम के एटम्स लिए, अभी मैं इसको नाम ए और ए दे दे रहा हूं। इनके बीच में आप देख सकते हो कोई भी ओवरलैपिंग या बाउंड्रीज टच नहीं है, मतलब इनके बीच में ना तो कोवेलेंट बॉन्ड है और ना ही मेटालिक बॉन्ड है। जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं, उनके बीच में कौन सा फोर्स है बेटा, वंडरवॉल फोर्स है। मुझे बताइए, अगर इन दोनों एटम जिनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, मतलब वंडरवॉल फोर्स है,
अगर मैं इन दोनों का, दो नॉन बॉन्डेड एटम का, अगर मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस DAA निकाल लूं और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दूं, तो इस तरह से मिलने वाले रेडियस को क्या बोला जाएगा? वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस कब निकलेगा? जब दो एटम बॉन्डेड होंगे कि नॉन बॉन्डेड होंगे? नॉन बॉन्डेड। दो नॉन बॉन्डेड एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा जो वैल्यू होगा उसको क्या बोलेगा? वंडर वॉल रेडियस। लेकिन एक और बात लिखिए, सॉलिड स्टेट, एक और बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? सॉलिड स्टेट। एक बात समझ लें ध्यान से, बेटा दो एटम जो होते हैं ना, ये कौन से एटम है? गैस। आपको नापना है इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक एटम यहां रखा, एक एटम यहां रखा, दोनों गैस है। गैस एक जगह टिकती है या फ्लो होती है? फ्लो होती है। अब आपने एटम यहां और यहां रख दिया, आप गए टेप लेने, नापेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, गए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नापने, वो तो टिका ही नहीं, एक इधर भाग गया, एक उधर भाग गया। ऐसे टेप से नहीं नापते, बट तरीका यही होता है, टिकेगा नहीं एक जगह, है ना? तो अगर वो टिकेगा नहीं, तो एक एटम तो इधर भाग गया और एक एटम इधर भाग गया, तो फिर क्या करेंगे? इसको पकड़ के लाएंगे, बोले तू यही रुक, फिर इसको बुला के लाएंगे, तू यही रुक, इतने में ये वापस भाग जा, बोले मैं क्यों रुकू, मैं तो गैस हूं, ठीक है? तो इस तरह से आप रेडियस को नाप नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। और गैस को जब आप कंप्रेस करोगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड में आके ये रिजिड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे तो इनका मूवमेंट बंद हो जाएगा, और मूवमेंट बंद हो जाएगा तो टेप से नापना आसान हो जाएगा। और इसीलिए जब इनर्ट गैस का रेडियस निकालना होगा तो आपको उनको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सॉलिड स्टेट में। अब जैसे ही मैं सॉलिड स्टेट बोलता हूं तो बच्चों के दिमाग में एक और पिक्चर आती है, वो क्या आती है कि सर सॉलिड में तो एटम चिपके हुए होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहानी डिपेंड करती है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना है। आप स्पंज देखते हैं, सॉलिड ही तो होता है, लेकिन वो हार्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें एटम के बीच में बॉन्डिंग वीक है। तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सॉलिड है तो एटम टच ही होंगे। सॉलिड में वो डिपेंड करता है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो टच होंगे, अट्रैक्शन वीक होगा तो दूर रहेंगे, लेकिन है कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। अब देखो, इनर्ट गैस के अलावा क्या हम वंडरवॉल रेडियस नॉन मेटल्स के लिए भी निकाल सकते हैं? हाँ। अब नॉन मेटल्स के लिए कैसे निकालते हैं वो कहानी समझा रहा हूं, बस समझ लीजिए। एनसीईआरटी का डायग्राम है, ताकि कभी आ जाए तो अपने को समझ में आना चाहिए कि डायग्राम कहना क्या चाहता है। बेटा नॉन मेटल कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। कैसा बनाता है? मान लो ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। नेचर में क्लोरीन कभी भी आपको Cl के फॉर्म में नहीं मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा? Cl2। तो Cl2 कैसे बनेगा? इधर भी Cl और इधर भी Cl। हमने Cl को अभी क्या नाम दे दिया? A और A। बेटा ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, मुझे बताइए इन दोनों एटम के बीच में कोई बॉन्ड है या नहीं है? है। कौन सा बॉन्ड है? कैसे पता चला? ओवरलैपिंग दिख रही है, ओवरलैपिंग दिख रही है, मतलब कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट। अगर मैं दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालूं और उसको आधा कर दूं, तो जो रेडियस आएगा वो वंडरवॉल आएगा कि कोवेलेंट रेडियस आएगा? कोवेलेंट। तो यहां से तो मुझे कोवेलेंट रेडियस मिलेगा और मुझे निकालना है। अब क्या करा? नेचर में जब आपने एक कमरे में Cl2 गैस भरी तो एक ही Cl2 तो होगी नहीं, कई सारी Cl2 होंगी। अब आइए इधर, मान लो एक और Cl2 ले लिया आपने, इसके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां से भी जो रेडियस निकालोगे वो कोवेलेंट रेडियस होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस एटम ए और इस एटम ए, इस मॉलिक्यूल का एटम ए और इस मॉलिक्यूल का एटम है, क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? वंडरवॉल तो फोर्स है, वीक फोर्स है, बॉन्ड नहीं है वो, एक तरह का है ना, वो तो ऐसे चलते फिरते वो सड़क वाली जो कहानी करते वैसा है। क्या इनके बीच में कोई एक्चुअल बॉन्ड है क्या? नहीं। और जिनके बीच में कुछ नहीं होता, जो नॉन बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनके बीच में हमेशा क्या मिलेगा? वंडर वॉल मिलेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में वंडर वॉल फोर्स मिल रहा होगा। और दो नॉन बॉन्डेड एटम, एक जैसे दो पास पास आने वाले नॉन बॉन्डेड एटम्स का जब आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जब आप हाफ कर देंगे, तो इस तरह से मिलने वाले रेडियस को क्या बोला जाएगा? वंडर वॉल रेडियस। तो वंडर वॉल रेडियस आप इनर्ट गैस के लिए तो निकाल ही सकते हैं, साथ ही साथ नॉन मेटल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका ये होता है, बट ये हमारे काम आएगा नहीं। हम लोग तो जब भी बात करेंगे वंडर वॉल रेडियस की, तो किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? इनर्ट गैसेस के। डायग्राम को नोट कर ले दोनों का, आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप आयनिक रेडियस, और फिर इसके फैक्टर्स और ऑर्डर्स पे पढ़ते हैं।
लिख लिया भाई सबने? फटाफट बना ले डायग्राम जिन्होंने नहीं बनाया है, 10 सेकंड और। चले है ना। अब ये जो 3 रेडियस हमने पढ़े ना, कौन कौन से? कोवेलेंट, मेटालिक और वंडरवॉल। ध्यान सुनना बेटा, कोवेलेंट रेडियस में, इधर ध्यान दो, कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो रही थी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोवेलेंट में ओवरलैपिंग हो रही थी, मेटालिक में बाउंड्रीज टच थी, तो इसके मुकाबले ये रेडियस ज्यादा है, और वंडरवॉल में दूर दूर है, तो ये और भी ज्यादा है। इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। वो कंक्लूजन क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, नोट बना के इस बात को लिखेंगे हम लोग। वो पहला पॉइंट आएगा कि बेटा जब आप कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, जब आप मेटालिक रेडियस निकालते हैं, और जब आप वंडरवॉल रेडियस निकालते हो, तो बेटा तीनों में से सबसे छोटा रेडियस कौन होगा? कोवेलेंट। सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा? वंडरवॉल। और मेटालिक रेडियस इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। और सेकंड पॉइंट ध्यान सुनना, अभी इधर देखो, ये जो डायग्राम हमने बनाया था बेटा, इस पर ध्यान देना, ये आपका वंडरवॉल रेडियस का डबल है ना, हाफ करेंगे इसका तब वंडरवॉल आएगा। और ये कौन सा रेडियस है? कोवेलेंट। बेटा इसका आधा करूंगा तो कोवेलेंट रेडियस मिलेगा, और इसका आधा करूंगा तो वंडरवॉल। एक पॉइंट ऐसा लिखा एनसीईआरटी ने, जब इनकी वैल्यू लिखी ना एनसीईआरटी ने, तो इसके मुकाबले ये लगभग डबल है। मतलब ऐसा यहां पर एक ले ले और फिर एक और यहां ले ले, तब जाके इसके बराबर होता है। इसका मतलब एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है कि बेटा वंडरवॉल रेडियस जो है ना, वो कोवेलेंट से बड़ा तो है, लेकिन वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस के लगभग दुगना है। मतलब अगर किसी का कोवेलेंट रेडियस 1 है, तो उसका वंडरवॉल रेडियस लगभग 2 के बराबर होगा। लगभग होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 2 हो, 1.8, 1.9 या 2.1 ऐसा कुछ होगा, लेकिन हाँ, इससे एक अंदाजा मिल जाता है कि कोवेलेंट रेडियस के मुकाबले वंडरवॉल रेडियस कितना ज्यादा होता है। ये दोनों रिलेशन लिखे। अब ये दोनों रिलेशन लिखने के बाद अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है उस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, और फिर आगे बढ़ेंगे चौथे टाइप के रेडियस में, विच इज आयनिक रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। लिख लिया ये नोट? क्वेश्चन लिखेगा? हाँ बोलो, लिख लिया? हाँ लिखो क्वेश्चन। राहुल गांधी कैलकुलेटेड, लिखो ना, लिखने में क्या जा रहा है? कैलकुलेट नहीं कर सकता मान लिया, पर ठीक है मान लेते हैं, कर लिया, ठीक है। राहुल गांधी कैलकुलेटेड, Rahul Gandhi calculated 3 types of radius for same atom। जैसे तो आलू लिखाना चाहिए था, तो ठीक है मैं एटम लिखा देता हूँ। आलू वाली कहानी पता है सबको? जिसको नहीं पता यूट्यूब पे जाके देखिए, राहुल गांधी प्लस पोटैटो, राहुल गांधी प्लस आलू। ठीक है, आलू से सोना बनाने की कहानी चलती है उसकी। चलो लिखना है ना। राहुल गांधी कैलकुलेटेड 3 types of radius for same atom having values 1.35 angstrom, 1.35 angstrom, 0.70 angstrom, 1.35, 0.70 and 1.1 angstrom respectively। 1.35, 0.70 and 1.1 angstrom respectively। Which of the following value represents metallic radius? Which of the following value represents metallic radius? आप तो तीनों के लिए लिख दो, तीनों क्या क्या रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही एटम है तो एक ही एटम के लिए 3 रेडियस निकाले, मतलब इनमें से एक वैल्यू कोवेलेंट रेडियस की होगी, एक मेटालिक रेडियस की होगी और एक वंडरवॉल रेडियस की होगी। और हमें ऑलरेडी पता है इनमें से कौन छोटा होता है कौन ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज देखकर आप बता पाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है इसमें से? 1.35 है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वंडरवॉल रेडियस। सबसे छोटा कौन होगा? 0.70, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोवेलेंट रेडियस। और 1.1 जो है बीच में जो आ रही वैल्यू, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेटालिक रेडियस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो चौथा टाइप हमें समझना है उस पर आते हैं,
और फोर्थ टाइप इज आयोनिक रेडियस। अब देखो आयनिक रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो आयनिक रेडियस क्या है या इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, आइए उसको समझते हैं। बेटा दो तरह के आयंस नेचर में मिलते हैं, कैटायन और एनायन, ठीक है, तो उसी के आसपास बात चलेगी। आपने क्लास 11th अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपको दो लाइनें जरूर याद होगी रेडियस के बारे में। वो ये कहा जाता है कि साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट से छोटा होता है और एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट से बड़ा होता है। वही बात हम यहां पर समझ रहे होंगे। आइए इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा, आयनिक रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो बेटा आयनिक रेडियस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला तो हम कैटायन के रेडियस के बारे में बात करेंगे जिसे कैटायनिक रेडियस भी बोल दिया जा सकता है, और एक हम एनायन के रेडियस के बारे में बात करेंगे जिसे एनायनिक रेडियस भी बोल दिया जा सकता है। ध्यान सुनना, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो आप नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है Na और Na+। देखो नर्सरी से एक आयनिक कंपाउंड आप पढ़ते हो NaCl। क्या पढ़ते हो? नर्सरी मतलब वही आपने जो 10th 9 10 पढ़ा होता है नर्सरी है ना एक तरह से। अभी NaCl की बात करें तो बेटा NaCl में से कैटायन कौन होता है? Na+। एनायन कौन होता है? Cl-। और ये Na+ जिस न्यूट्रल एटम से बनता है वो है Na, और ये जिस न्यूट्रल एटम से बनता है वो कौन है? Cl। ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? कैटायन। और जिससे ये बना है उसे क्या कहेंगे? इसका पेरेंट एटम। न्यूट्रल एटम को क्या बोला जा रहा है? पेरेंट एटम। यहां पर ये क्या है बेटा? पेरेंट एटम। और इस पेरेंट एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो बनने का जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है? एनायन का। अब ध्यान सुनते जाना, मैंने आपको कल 6 केसेस बताए थे। अब यहां से कहानी शुरू होती है। 6 केसेस बताए थे। मुझे बताइए Na और Na+, उन 6 में से पहला केस कौन था? लेफ्ट टू राइट है ना? क्या ये दोनों सेम पीरियड के हैं? कहा है ये पीरियड के? कहा है भाई? ये कौन से पीरियड के हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये होता तो पीरियड होता। क्या ये दोनों सेम ग्रुप के हैं? क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये उनमें से चौथा टाइप है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। क्या ये उस कैटेगरी में आएगा? इसको देखो, क्या ये उन 6 में से डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा? और मैंने कल आपको बोला था आपके तर्कश में जितने चांद सितारे हो लगा देना। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक दैट इज केस नंबर 3, और अगर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दैट इज केस नंबर 4। इन दोनों का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा? जेड इफेक्टिव। क्या ये बात याद आ रही है आपको? तो इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो दुनिया का और कोई लॉजिक काम में नहीं आएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए जेड इफेक्टिव। तो आपको इन दोनों के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन किसका करना है बेटा? जेड इफेक्टिव का। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? पहले का कि दूसरे का? क्यों होगा? क्योंकि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका Z इफेक्टिव ज्यादा, जिसका पॉजिटिव चार्ज कम उसका Z इफेक्टिव कम। अच्छा मुझे बताइए इन दोनों में से पहले और दूसरे में से Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? पहले का। और इसका Z इफेक्टिव कम होगा बिकॉज Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यहां तक सबको क्लियर है भाई? अच्छा मुझे बताओ अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव क्या बताता है? अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन? न्यूक्लियस का टारगेट इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट शेल है। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला जो नेट अट्रैक्शन होता है उसी को तो क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। अगर न्यूक्लियस का टारगेट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो बताइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा कि दूर जाएगा? पास आएगा। और इसी को तो रेडियस बोलते हैं। रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस को ही तो क्या बोला जाता है? रेडियस। तो बेटा अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम है तो रेडियस कम है, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जेड इफेक्टिव। ध्यान से देखिएगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा इसका मतलब उसका अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो आउटर मोस्ट शेल पास आएगा। आउटर मोस्ट शेल पास आएगा इसका मतलब है इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। मुझे बताइए क्या इससे एक रिलेशन मिल गया कि जेड इफेक्टिव और रेडियस इनवर्स होते हैं? जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका रेडियस कम।
जिसका जेड इफेक्टिव कम उसका रेडियस ज्यादा। अब आप देखिए रिलेशन हम लोग लिखेंगे नोट में, लेकिन पहले यहीं पर समझ लेते हैं। नोट में 2 पॉइंट लिखाए जाएंगे आपको जो मैंने बोले थे। देखो इधर, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम। मतलब कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा ही मिलेगा और एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा ही मिलेगा। ये बात फिक्स्ड है। पहले ये लिखे फिर नोट लिखते हैं और फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया बेटा? चलिए नोट बनाइएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा हूं, लिखिएगा। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन its parent atom. Size of cation is always smaller than its parent atom. Size of cation is always smaller than its parent atom. और सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन, size of anion is always larger than its parent atom. Size of anion is always larger than its parent atom. ठीक है, तो ये यहाँ पर आयनिक रेडियस के बारे में जो हमें डिस्कशन करना था वो कंप्लीट होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर फैक्टर्स पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, if atomic radius of sodium is 1 angstrom, then determine its cationic radius. Then determine its cationic radius. पहला ऑप्शन लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, पहला ऑप्शन लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। अगला ऑप्शन लिखेंगे मोर देन 1 एंगस्ट्रॉम और लास्ट ऑप्शन लिखेंगे एनी ऑफ द 3। करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। कैटायन का रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम के रेडियस से छोटा होगा। तो अगर सोडियम का एटॉमिक रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम है तो उसका कैटायन का साइज 1 से तो कम ही होगा। अगर यहीं पर मैं सोडियम का एनायन बोलता बाय चांस तो साइज क्या हो जाता, मोर देन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। इफ आयनिक रेडियस ऑफ K प्लस एंड F माइनस, पोटेशियम का कैटायन और फ्लोरीन का एनायन, if ionic radius of K plus and F minus is 1.25 angstrom, each,
1.25 एंगस्ट्रॉम ईच, मतलब दोनों का रेडियस लगभग बराबर है, 1.25 दे दिया आपको। फुल स्टॉप। डिटरमाइन देयर एटॉमिक रेडियस, डिटरमाइन देयर एटॉमिक रेडियस। पहला ऑप्शन लिखे 1.25 कॉमा 1.25, 1.25 कॉमा 1.25। दूसरा 1.5 कॉमा 1, 1.5 कॉमा 1। अगला ऑप्शन 1 कॉमा 1.5, 1 कॉमा 1.5 और लास्ट ऑप्शन 1 कॉमा 1.25। देख लो आराम से। इधर देखिए, जरा इसको ट्रीट करिएगा, इधर देखना 2 मिनट के बेटा। एक बात बताओ, यहां पर मैं Na और Na प्लस और Cl और Cl माइनस को थोड़ी देर के लिए हटा के K और K प्लस के फॉर्म में लिख देता हूं। बेटा K और K प्लस का साइज कंपेयर करने को दिया है आपको, और F और F माइनस का साइज कंपेयर करने को दिया है। मुझे बताइए K प्लस का साइज का वैल्यू कितना बोल रखा है? 1.25, और F माइनस का साइज भी कितना बोल रखा है? 1.25। और आपको बोला है कि आयनिक रेडियस दे दिया, अब इसका एटॉमिक रेडियस निकालो। अगर K प्लस का साइज 1.25 है, जो कि कम है, तो बेटा K का साइज उससे ज्यादा होना चाहिए। और बेटा 1.25 से ज्यादा साइज आपको ऑप्शन में केवल एक ही दे रखा होगा, वो है 1.5, और पहले K आएगा क्योंकि क्वेश्चन के सीक्वेंस में पहले K ही दिया है। तो पहला ऑप्शन तो आपका 1.5 होना चाहिए। अब आगे बढ़ते, मुझे बताइए F माइनस का साइज कितना है? 1.25, और आपको F का साइज बताना है। बेटा ये 1.25 बड़ा साइज है, इसका मतलब है F का साइज उससे छोटा होना चाहिए, और 1.25 से छोटा वैल्यू आपको कितना दे रखा है बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी 1.5, 1। अब ये जो भी ऑप्शन हो वो देख लेना, सेकंड है या थर्ड है? सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, कोई दिक्कत है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले केस पे। अभी हम लोगों ने यहां पर टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़े। अब टाइप्स ऑफ रेडियस के बाद हमें पढ़ने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? मैंने बोला 6 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उन 6 में से ध्यान सुनो, ये फैक्टर्स की कहानी समझ लो। अभी हम रेडियस के फैक्टर लिख रहे हैं, फिर हम IE, EA, EN के भी फैक्टर्स पढ़ेंगे। हर बार उन 6 में से 4 टाइप के फैक्टर्स हम पहले लिख लेंगे। मतलब कौन कौन से? लेफ्ट टू राइट में कौन सा फैक्टर लगाना है, टॉप टू बॉटम में कौन सा फैक्टर लगाना है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में कौन सा फैक्टर लगाना है, वो यही लिखा दिया जाएगा आपको। फिर इसको अप्लाई करेंगे बाद में। और जो 2 केस बचते हैं ना, 5th और 6th, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम, उनके लिए मैं कोई फैक्टर लिखाऊंगा नहीं। उनको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इस टॉपिक के लास्ट में, वहां पर आपको बताया जाएगा कि 5th और 6th वाले केस को कैसे डील करना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है बेटा? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव कब लगाना है? जब क्वेश्चन आपको किसका दिया जाए? इन अ पीरियड का। बेटा याद करो, पीरियड में चाहे सेकंड पीरियड रहा हो एस और पी ब्लॉक वाला, चाहे थर्ड पीरियड रहा हो, चाहे डी ब्लॉक में स्कैंडियम टाइटेनियम की बात रही हो, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा करता था। चाहे 0.65 से बढ़ता था, चाहे 0.15 से बढ़ता था। तो जेड इफेक्टिव देखो 6 केस में से 3 केस में जेड इफेक्टिव लगता है, पहले में, तीसरे में और चौथे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज और पीरियड, इन तीनों में हमेशा क्या लगेगा? जेड इफेक्टिव। तो आप देख लो, सबसे पहले पीरियड का जब भी क्वेश्चन आया तो दिमाग में फिट ही कर लो कि पीरियड का चाहे रेडियस का क्वेश्चन आएगा, चाहे आईई का क्वेश्चन आएगा, चाहे ईए का क्वेश्चन आएगा, चाहे ईएन का क्वेश्चन आएगा, आपको जो फैक्टर लगाना होगा वो क्या होगा बेटा? जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए पीरियड में आपका मूवमेंट कैसा होता है बेटा? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पर क्या जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता है कि कम होता है बेटा? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा आउटर मोस्ट शेल पास आएगा तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। और इससे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
आगे बढ़ता हूं दूसरे केस पे। मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के अलावा दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप का। बेटा ग्रुप में जेड इफेक्टिव काम नहीं आता क्योंकि इसकी वैल्यू तो डाउन द ग्रुप ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो वहां पर जो फैक्टर यूज में लिया जाएगा वो होगा नंबर ऑफ शेल्स। ये बात बताओ, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ऐसे ही है। पीरियड नंबर क्या बताता है? आउटर मोस्ट शेल नंबर। इसका मतलब यह कि इसमें एक शेल है, इसके अंदर दो शेल है, इसके अंदर तीन शेल है, इसके अंदर चार शेल है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये न्यूक्लियस बनाए तो न्यूक्लियस के बाहर एक शेल, ये न्यूक्लियस और ये एक शेल इसके जैसा, पर इसमें कितने शेल है? दो। बेटा जो नया शेल आएगा वो इसके अंदर आएगा कि बाहर आएगा? बाहर। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें कितने शेल हो जाएंगे? तीन, इसमें चार, इसमें पांच। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे शेल का क्वांटिटी बढ़ेगा, और शेल का क्वांटिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाने पर हमें जो फैक्टर यूज करना है वो फैक्टर कौन सा होगा बेटा? नंबर ऑफ शेल्स का। और डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और ध्यान सुनना, अगर आपको, ध्यान सुनो, अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दिया जाए या फिर आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट दे दिया जाए, तो क्या इसके लिए हमेशा एक ही फैक्टर काम में आएगा जिसको हमने चांद सितारों से सजा दिया था कल, और वो है Z effective डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, ध्यान सुनना। आप पढ़ किसके बारे में रहे हो? रेडियस। इसमें कहीं रेडियस नहीं है। तो मुझे बताइए क्या Z इफेक्टिव और रेडियस डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो अगर यहां Z इफेक्टिव है तो रेडियस कहां आएगा? न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। तो अब ये फैक्टर कंप्लीट हो जाता है। और इसको आप इससे भी रिलेट कर लो, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा। ध्यान सुना, कैटायन का साइज जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव मतलब एनायन, एनायन का साइज बड़ा होगा और कैटायन का साइज छोटा होगा। ये फैक्टर्स लिख लें, इसके आगे की कहानी सॉल्व करने का तरीका, फैक्टर्स के बाद जो ऑर्डर्स बनाने वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसको नोट कर लें, कल तो छुट्टी आप लोगों की है ना, तो आराम से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेना ना। मॉड्यूल के जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए साथ साथ। राधे राधे।